हाय वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे, एक अच्छा एडिटोरियल यहाँ पे आता है। इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल यहाँ पे लिखा था गायत्री नायर जी ने। गायत्री नायर जी जो है ये IIT दिल्ली जो है यहाँ पे सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ की असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ या मुद्दा ये यहाँ पे डिस्कस करती हैं, जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स जो होते हैं, गिग वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, ये गिग वर्कर्स की बात करती हैं कि इनकी जो वर्किंग लाइफ है ये कितनी ही इनसिक्योर है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जिन चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए, जिन चीज़ों को हमको नोट में लेना चाहिए, ताकि इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम एक अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ में, बेटर डायरेक्शन में ले जा पाएँ। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट ना रहे, एम्प्लॉयमेंट एक सेफ और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की तरह भी प्रेजेंट हो, पर्टिकुलरली उन सिचुएशन में जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो हैं या प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। जैसे जोमेटो हो गया, जैसे स्विगी हो गया, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म बेस्ड सेक्टर हैं और ये आज की डेट में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ। तो इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनके साथ इशू जो भी आते हैं, उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे गायत्री जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो इस डिस्कशन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या बोलती हैं गायत्री जी, इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली जैसे कुछ इंसिडेंसेस हुए थे, वहाँ पे ये हमको उन जगह पे पॉइंट आउट या डायरेक्ट करते हैं। जैसे 2023 में अर्बन कंपनी ने एक बार में काफ़ी सारे वर्कर्स की सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट कर दी थी विदाउट गिविंग देम अ चांस टू बेसिकली फाइंड एन ऑल्टरनेटिव वर्क। सिमिलरली लास्ट ईयर, अभी लास्ट मंथ ही जस्ट, ब्लिंकिट के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे वाराणसी में बेटर पे के लिए और कॉटन की यूनिफॉर्म्स की डिमांड करते हुए, क्योंकि समर बहुत था और जो उनकी यूनिफॉर्म्स थी वो बहुत ही ज़्यादा हीटअप होती थी और उनको दिन भर उधर से उधर दौड़ना होता है। तो इस केस में यहाँ पे भी वर्कर्स की जो प्लाइट है या इशू है वो निकल के आई थी। अभी ये वाला जो डिस्कशन है ये अभी अभी बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया है एक और नई डायरेक्शन में, जहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू स्मार्ट। ये ब्लू स्मार्ट कंपनी जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक फ्लीट है, जहाँ पे कैब जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चलती हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वो सर्विस दे रहे थे यहाँ पे, जो यहाँ पे चल रही थी, जो अब फेल हो गई क्योंकि कंपनी जो है ये फेल हो गई या बंद हो गई। तो उससे वर्कर्स जो हैं उनकी एकदम से सारे के सारे वर्कर्स जो हैं उनकी जॉब यहाँ पे खतरे में आ गई, डेंजर में आ गई और चली ही गई। तो ये इनके लिए एक, ये जो प्लेटफॉर्म का क्लोजर है ये इनके वर्कर्स के लिए क्या मीन करता है। जैसे जो ड्राइवर्स हैं वो किस कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तो उनका सडन लॉस ऑफ वर्क हो गया। जैसे जनरली आपने देखा है कि फॉर्मल सेक्टर में जब कंपनीज में हम वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक टाइम दिया जाता है, सफिशिएंट पीरियड दिया जाता है जिसको नोटिस पीरियड बोलते हैं, जिस तक आप वेट कर सकते हो तब तक आपको एक ऑल्टरनेटिव जॉब मिल पाए ताकि आप 2 महीने या 1 महीने के लिए अपनी फैमिली को सिक्योर रख सको। सिमिलरली वहाँ पे कोई सेवरेंस पे भी नहीं दिया गया। जब वर्कर्स को एकदम से लॉस हुआ जॉब का तो वहाँ पे उनको कंपनी से जो उनका वर्क का टाई अप या ब्रेक हुआ है ना जो कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए उनको कोई कंपेंसेशन पे नहीं दिया गया या कोई ऑल्टरनेटिव जॉब का प्रोविजन भी नहीं प्रोवाइड किया गया। ब्लू स्मार्ट ड्राइवर्स की ये जो कहानी है ये सिर्फ ब्लू स्मार्ट ड्राइवर्स की कहानी नहीं है, ये अक्रॉस अलग अलग सेक्टर्स जितने भी प्लेटफॉर्म्स चलते हैं वहाँ पे सेम टाइप की कहानी उनको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे मिनिमल गारंटी दी जाती है ड्यू प्रोसेस की कि किस तरीके से हायर किया जाएगा। अगर कभी कंपनी का शटडाउन हो जाता है या उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उनको क्या क्या चीज़ें सेफगार्ड जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे ब्लू स्मार्ट ड्राइवर्स जो फेस करते हैं वो दूसरी कंपनी के भी जो वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स पर्टिकुलरली, हायर एंड फायर वर्कर्स जिनको बोलते हैं, आप कभी भी इनको हायर करिए और कभी भी फायर कर दीजिए, ये वाले वर्कर्स जो हैं फेस करते हैं। और ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर्स ने यहाँ पे एक डिमांड उठाई है कि स्टेट को जो है इस सेक्टर में अब इंटरवीन करना चाहिए। ये जो सेक्टर होता है जहाँ पे हायर एंड फायर सिस्टम चलता है, इन सारे सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सिक्योर रहे। ये जो आइडिया है ना पूरा का पूरा स्टेट और प्लेटफॉर्म्स के बीच में रिलेशन वाला, ये जॉब्स और एम्पावरमेंट को लेके इस पर काफ़ी टाइम से डिस्कशन चला है। ये जितना भी प्लेटफॉर्म बेस्ड सेक्टर या इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस और एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यूज़ पे खड़ी हुई हैं या उसको प्रमोट करती हैं। वो ये बोलती हैं कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट वाला जो सिस्टम है ये जब जस्टिफाई करती हैं ये कंपनीज अपने वर्क को, इस टाइप के वर्क को, तो वो इस बेस पे जस्टिफाई करती हैं कि हम नए टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन लाए हैं, जहाँ पे हम ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। ट्रेडिशनल एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसा होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है उसको 8 घंटे ऑफिस में बैठना ही पड़ता है, या 10 घंटे 12 घंटे जितना भी टाइम है उसको वहाँ पे बैठना ही पड़ता है। ही डू नॉट हैव अ चांस टू टेक अ लीव easily or go do some his own work, some of his own work, even if there is no work in the office, वो कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ नहीं कर सकता, उसको 10 घंटे बैठना पड़ेगा, मतलब बैठना ही पड़ेगा। तो ये जो जितनी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है ना, ये जब अपने आप को जस्टिफाई करती है अपने मॉडल को, तो सबसे बड़ी चीज़ वो ये बोलती हैं कि यहाँ पे हम ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इनके लिए जो वर्कर्स हैं ये एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं होते जिनको ये 10 घंटे मजदूरों की तरह बिठाते हैं, इनका ऐसा कहना है। ये पार्टनर्स की तरह होते हैं जहाँ पे जितना काम आता है, जितना वर्क आता है, उतना ही ज़्यादा दोनों की अर्निंग होती है। मतलब जो वर्क कर रहा है, जो गिग वर्कर है उसकी भी अर्निंग होती है और कंपनी जो है उसकी भी अर्निंग होती है। और इसके हिसाब से ये वाला जो रिलेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, जहाँ पे ये बिजनेस पार्टनर्स की तरह काम कर रहे हैं, नॉट एज अ फिक्स्ड टाइप ऑफ जॉब, इसको वो वैल्यू करते हैं या प्रमोट करते हैं या स्प्रेड करते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। ये व्यू जो है ये प्लेटफॉर्म को इनेबल करता है कि वो सर्विसेज जो है वर्कर्स के लेबर के थ्रू दे पाएँ, वाइल एट द सेम टाइम कंप्लाइंग विद द रूल, जिसमें वो यूनिफॉर्म भी पहना लेते हैं। अब जैसे कहने के लिए प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं कि हम और वर्कर, कंपनी और वर्कर्स जो हैं ये पार्टनर्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये पार्टनर्स को कुछ एम्प्लॉई की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है, ये उनके ऊपर कंपनीज एंड वर्कर्स के ऊपर कुछ रूल्स लगाती है, जैसे उनको यूनिफॉर्म पहनने के लिए कंपेल करती है। जैसे आपने देखा होगा स्विगी और जोमेटो के वर्कर्स जो हैं वो जैकेट पहन के घूमते हैं, जेप्टो हो गया, जेप्टो के भी जो वर्कर्स हैं वो जैकेट या सूट पहन के घूमते हैं, ब्लिंकिट के वर्कर्स भी अपनी एक ड्रेस पहन के घूमते हैं। तो ये वाला रिलेशनशिप तो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉई एम्प्लॉयर वाला है। सिमिलरली कंपनीज जो हैं इनको एक टाइम शेड्यूल फॉलो करने के लिए फोर्स करती हैं कि आपको इतने से इतने टाइम देना चाहिए, तभी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेसमेंट देंगे। ये डिटरमाइन भी करने की कोशिश करते हैं कि कब इनकी जॉब और ये कैसे इनकी जॉब को कैंसिल कर सकें। मतलब जो ये बोल रहे हैं ना कि हम और वर्कर, कंपनीज और वर्कर पार्टनर हैं, वो कहीं भी प्रैक्टिस में नहीं दिखता ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए। तो यहाँ पे पार्टनर जरूर है, लेकिन वर्कर्स को बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, जैसे कि व्हीकल्स की पे, जैसे व्हीकल जो वो यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेट्रोल, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, उसके लिए कोई इक्विपमेंट, होम सर्विस प्लेटफॉर्म है अगर उसकी सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए इक्विपमेंट भी परचेज करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अपने फ़ोन के कॉल के लिए डाटा और कॉलिंग के लिए जो पैक है वो भी इनको खुद ही खरीदना होता है। इसके अलावा ये सब खर्चे उठाने के बाद वो जो डिलीवरी करते हैं और उस डिलीवरी से जो अर्निंग आती है, उस अर्निंग में एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन जो है ये कमीशन के फॉर्म में उनको कंपनी को देना होता है। तो इन इफेक्ट ये पार्टनर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर की तरह ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल सेटअप में काम चलता था उसका जस्ट एक वेरिएंट है, वहाँ पर वो एक ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते थे, यहाँ पे ये चारों तरफ घूम घूम के काम करते हैं। बट इनके साथ कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे जब कोई ट्रेडिशनल ऑफिस में बैठ के काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो मिलती है ऑफिस की तरफ से, उसको कुछ सिक्योरिटी तो मिलती है, लेकिन इनको ये भी नहीं मिलती। जैसे इनको रिलीजियस और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है कई बार। जब ये डिलीवर करने जाते हैं तो इनसे इनकी रिलीजन या कास्ट पूछी जाती है। कभी भी वुमेन की, मतलब अगर वुमेन गिग वर्कर हैं तो उनकी सेफ पब्लिक स्पेसेस या टॉयलेट्स, जैसे कहीं उनको कुछ पर्सनल एक्टिविटी करना हो, जैसे कुछ पर्सनल केयर करना हो या टॉयलेट यूज़ करना हो, तो उसका कोई प्रोविज़न नहीं होता, उसके लिए वो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ट्रेडिशनल एम्प्लॉई एम्प्लॉयर सेटअप में एटलीस्ट वुमेन को ये चीज़ें तो अवेल कराई जाती हैं। इस कंटेक्स्ट में जब बात करें तो ब्लू स्मार्ट थोड़ा यूनिक भी था, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में तो ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती थी दूसरे कारण से, बट ब्लू स्मार्ट यूनिक था। ब्लू स्मार्ट यूनिक इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, ये सब तो वर्कर्स को क्या बोलते हैं कि आप अपना ही व्हीकल यूज़ करो, लेकिन ब्लू स्मार्ट के केस में प्लेटफॉर्म कार्स ओन करता था। मतलब वर्कर्स को कार्स नहीं खरीदना पड़ता था, ये कार्स उनकी ही होती थी और ये वुमेन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे और एक मिनिमम गारंटेड इनकम भी जो है वो प्रॉमिस करते थे। लेकिन उसके बावजूद जब ये क्राइसिस हुई तो ड्राइवर्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं बची थी। इनके पास अपनी खुद की कार तो थी नहीं कि ये दूसरों को सर्विस देना शुरू कर दे ओला और उबर में रजिस्टर होके। तो जब ब्लू स्मार्ट शट हुआ तो उस केस में इनके पास कार या कैब भी नहीं बची जिससे ये अपनी लाइवलीहुड को कैरी ऑन कर पाएँ। ये रातों रात रोड पे आ गए। तो अब ये जो एडिटोरियल है, ये जो
गायत्री जी हैं, मैम एक्सपर्ट हैं, इनका ये कहना है कि एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो बिल्स हैं राजस्थान में और कर्नाटका में ये पास कर दिए गए हैं और तेलंगाना ने इसका ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। लेकिन इनका कहना है कि सारे स्टेट्स को और यूनियन गवर्नमेंट को भी ऐसे कुछ बिल निकालना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए जो उनकी सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इसके अलावा ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म मॉडल भी बनाए गए हैं जहाँ पे कमीशन नहीं लेती कोई भी जो कंपनी है वो कमीशन नहीं लेती, अपनी एक छोटी सी माइनर सी फीस लेती है सर्विस की और पूरा का पूरा जो अर्निंग है वो वर्कर्स को दे देती है ताकि वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तो स्टेट ने ये रिस्पॉन्स अभी तक लिए हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सेज जो हैं अभी भी एडिक्वेट नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट नीड को एड्रेस तो करते हैं, लेकिन अभी भी एवरीडे वर्क कंडीशंस को सुलझाने के लिए या सॉर्ट करने के लिए अभी भी कोई मेजर्स नहीं लिए गए हैं। जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वर्कर्स के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल से हाई स्टैंडर्ड सेट करती हैं। वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके वर्कर्स जो हैं एक इस हाई स्टैंडर्ड की रेटिंग मेंटेन करें 4.7 आउट ऑफ 5। अगर रेटिंग 4.5, 4, 3.5 इससे नीचे जाने लगती है तो या तो उनको डिसमिस कर दिया जाता है या तो उनकी जो प्लेटफॉर्म फीस है वो उनसे प्लेटफॉर्म फीस या बहुत ज़्यादा या कमीशन बहुत ज़्यादा लिया जाता है, या तो उनको फोर्स किया जाता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के पास आके एक बार ट्रेनिंग लीजिए सेम जॉब के लिए, उसके बाद आपको हम वापस जॉब में उतारेंगे। तो ये जो लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क है ना, मतलब अपने कमीशन को या अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है ना, जो घर चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए उनको 12 आवर प्लस जो है वो काम करना पड़ता है, अदरवाइज घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब ये 12 घंटे काम तो कर रहे हैं, वो कहने के लिए बस है कि ये कभी भी अपने मन से लॉग इन करके कभी भी काम कर सकते हैं या कभी भी काम बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर 3-4 घंटे या 6 घंटे काम करके इनकी सैलरी निकल रही होती तो उस केस में कोई इशू नहीं था फिर भी एक हद तक। लेकिन यहाँ पे इनको अपने सिर्फ घर चलाने के लिए 12 आवर या 14 आवर्स तक भी काम करना पड़ता है। और ये 12 to 14 आवर ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस में बैठ के काम करना हो, ये सारे काम जो करने होते हैं ये काम इनको एक्सट्रीम वेदर में करना होता है, ये पूरे एक्सट्रीम वेदर के लिए एक्सपोज होते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स का ये क्लेम है कि वर्कर्स जो है उनको एक बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है, इनको फ्रीडम होती है डिसाइड करने की कि वो कब काम करना चाहते हैं, कितनी देर काम करना चाहते हैं। लेकिन ये जो रेट्स हैं ये तो प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं और रेट्स प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं तो वो इतने लो रखते हैं, उसके अलावा कैशबैक वगैरह ये सब देते हैं, उसके कारण एक मिनिमम या लिविंग वेज अर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्कर्स के लिए। इसके अलावा वर्कर्स के पास बहुत लिटिल चॉइस होती है कि वो अपना वर्क कैसे करें, ये रेटिंग वगैरह मेंटेन करना वो सब सारी रिस्ट्रैक्शन या रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इस सारी प्रॉब्लम को देखें तो हमको ये समझ में आता है कि स्टेट का या गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा या बहुत ज़रूरी इंटरवेंशन यहाँ पे रिक्वायर है। प्रेजेंटली ना तो वर्कर्स के पास एक रियल चॉइस है कि वो अपनी वर्क कंडीशंस को जो है मॉडिफाई कर पाएँ या उसको जो है एंटरप्रेन्योरियल फील कर पाएँ। नाइदर द कैन वर्कर्स एक्सरसाइज रियल चॉइस इन देयर वर्क कंडीशन एज द एंटरप्रेन्योर डज नॉट नॉट डू दे हैव द सेफगार्ड्स। मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर के पास जो कंपनी है जिसका प्लेटफॉर्म है उसके पास जो अपनी अच्छी वर्क कंडीशन होती है, ना तो ये वर्कर्स के पास वो अच्छी कंडीशन है ना तो उनकी जॉब से सिक्योरिटी है, इनको कोई जॉब से कोई एश्योरेंस है। तो ये जो पार्टनर्स की तरह हम क्लासीफाई करते हैं ना, ये कंपनीज जो क्लासीफाई करती हैं वर्कर्स को अपने, ये बहुत ही मिस क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही गलत वर्ड यूज़ किया जाता है। इन इफेक्ट दे आर जस्ट अ फ्रीलांसर लेबर जिनको कंपनीज अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट या मिसयूज़ करती हैं। तो ये ब्लू स्मार्ट की क्राइसिस जो है ये हमको बताती है कि ये पार्टनर की तरह बिल्कुल काम नहीं करते और स्टेट को कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे ये प्लेटफॉर्म जो है ये अकाउंटेबल होल्ड कर पाएँ, especially since they remain competitive through the control of a large and poorly paid large labor force rather than through technological innovation। जैसे ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से ज़्यादा एक पुअरली पेड लेबर फोर्स पे डिपेंडेंट है। ये कंपनीज में से मैक्सिमम कंपनीज आपको पता होगा लॉसेस में चल रही है, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक अकाउंटेबिलिटी या रेगुलेशन का नॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ऐसा ये गायत्री नायर जी का कहना है। So I hope this article is clear to you. This is a very important editorial when it comes to thinking about the gig worker। जो एक नई इकोनॉमी हमारी खड़ी हो गई है गिग इकोनॉमी, उनके वर्कर्स के राइट्स से रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।